हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में डी फार्मा फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी चैप्टर ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम टॉपिक बेलाडोना पर बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर एंड गवर्नमेंट पैरामेडिकल स्टाफ वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर बेलाडोना जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है कि बेलाडोना जो मेडिसिन है वो किस कैटेगरी की मेडिसिन है। तो बेलाडोना ड्रग एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम, बेलाडोना जो काम करती है या किस सिस्टम की ड्रग है, इसका जो एक्शन होता है वो हमारे सीएनएस पर एक्ट करने के बाद में ये अपनी थेराप्यूटिक एफिकेसी शो करती है। तो सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। देन ये नर्वस सिस्टम क्लियर करने के बाद में फिर हम बेलाडोना को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम के बारे में बता रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टुगेदर मेकअप द नर्वस सिस्टम। दो नर्वस सिस्टम मिलके नर्वस सिस्टम बनता है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दोनों नर्वस सिस्टम को अगर मिला दिया जाए तो एक नर्वस सिस्टम बन के तैयार होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वह नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी की जाती है, या ओवरऑल जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन्स हैं वो इसमें कवर अप किए जाते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें बॉडी के जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, होल बॉडी न्यूरॉन्स जो होते हैं, उनको स्टडी किया जाता है या कवर किए जाते हैं। अगर हम यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसको फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पर बता रहा है, पीएनएस फर्दर डिवाइडेड इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये पेरिफेरल को दो टाइप में डिवाइड किया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएनएस के नाम से भी जाना जाता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम रेगुलेशन सेंसेशन एंड मोटर कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो ये जो एसएनएस जो नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे मोटर कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स, जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं और जो सेंसेशन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बॉडी में जो सेंसेशन ऑर्गन या बॉडी के ओवरऑल जो सेंसेशन है उसको कंट्रोल करने का काम यहाँ पर एसएनएस करता है। और हमारे स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट हैं, जो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इनको वॉलेंटियर जो मूवमेंट हो रहे हैं स्केलेटल मसल्स के, उसको भी एसएनएस कंट्रोल करता है। और एएनएस की बात कर लें तो ये रेगुलेट करता है इनवॉलेंट्रियल फंक्शन और मूवमेंट। इनवॉलेंट्रियल फंक्शन एंड मूवमेंट किसके, जैसे कि हार्ट रेट हो गया या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी हो गया। जैसे कि जीआईटी में जो रिफ्लेक्स आते हैं, जो कि फूड जो भी हम डाइट के थ्रू फूड ले रहे हैं उनको पास आउट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो रिफ्लेक्स। तो वो रिफ्लेक्स लाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो यहाँ पर एएनएस के पास में है। और वैसे ही हार्ट रेट में अगर इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट लेके आना है वो भी कंट्रोल यहाँ पर एएनएस काम करता है। तो सिंपल आपको समझ आया होगा, नर्वस सिस्टम को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इन दोनों को मिला के नर्वस सिस्टम बनता है। यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स आते हैं। पेरिफेरल सिस्टम में यहाँ पर दो टाइप में इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, पीएनएस को एक तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और एक ईएनएस नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो आते हैं सेंसेशन को रेगुलेट करता है, ये बॉडी के सेंसेशन, और साथ के साथ हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनको भी रेगुलेट करने का काम करता है। ईएनएस की बात कर लें तो इनवॉलंटियर फंक्शन जैसे कि हार्ट रेट हो गया या जीआईटी मोटिलिटी हो गई, इनको रेगुलेट करने के लिए ये काम में लाया जाता है। अब अगर हम आगे टॉपिक में बात कर लें तो इसमें बता रहा है सीएनएस इज अफेक्टेड बाय वेरियस ड्रग्स। यहाँ पर जो भी हम मेडिसिन पढ़ रहे हैं ये ऐसी मेडिसिन पढ़ रहे हैं जो कि सीएनएस पर काम करती हैं। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो मेडिसिन अगर सीएनएस पर इफेक्ट करती हैं, ये डिफरेंट टाइप की ड्रग जैसे कि बेलाडोना यहाँ पर हम पढ़ेंगे, अगर ये सीएनएस पर इफेक्ट करती है तो कौन कौन से इफेक्ट या एक्टिविटी शो कर सकती है, थेराप्यूटिक एक्टिविटी कौन सी लेके आ सकती है ये। तो यहाँ पर पहली एक्टिविटी की बात कर लें तो ये सीएनएस पर एक्ट करके ये मेडिसिन जो होती हैं वो अनस्थेटिक एक्टिविटी लेके आ सकती हैं। अनस्थेटिक एक्टिविटी जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक तो नोकल अनस्थेटिक और एक जनरल अनस्थेटिक। नोकल अनस्थेटिक जो होता है मतलब पर्टिकुलर
बॉडी के पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर पार्ट पर अप्लाई कराने के बाद में उस एरिया के न्यूरॉन्स को अगर जो मेडिसिन ब्लॉक कर देती है वह एक्टिविटी कहलाती है लोकल अनस्थेटिक एक्टिविटी। और जनरल अनस्थेटिक मींस ऐसी मेडिसिन जो कि बॉडी के ओवरऑल न्यूरॉन्स को ब्लॉक करने का काम करें, तो वह एक्टिविटी जनरल अनस्थेटिक एक्टिविटी कहलाएगी। दोनों ही केसेस को हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर सीवियर पेन के लिए यूज़ कर सकते हैं और सर्जरीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सर्जरीज़ में हमको ओवरऑल बॉडी के न्यूरॉन्स को ब्लॉक करने की रिक्वायरमेंट रह सकती है और एक पर्टिकुलर पार्ट्स की, बॉडी की पर्टिकुलर पार्ट्स के न्यूरॉन्स को ब्लॉक करने की रिक्वायरमेंट भी रह सकती है। और अगर वहाँ पर ये एज ए पेन किलर भी काम कर रहे हैं अनस्थेटिक, तो किस तरीके से कर रहे हैं, अगर एक पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में पेन है, अगर उस एरिया के न्यूरॉन्स को ब्लॉक कर दिया जाए एज ए अनस्थेटिक कैटेगरी की तरह मेडिसिन देते हुए, तो वहाँ पर जो ब्रेन तक सिग्नल पहुँच रहे हैं पेन के वो नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि सेंसेशन हम ब्लॉक कर चुके हैं और उसकी वजह से पेन में काफ़ी हद तक रिलीफ देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड कैटेगरी यहाँ पर बताई है एंटी कन्वल्सेंट। तो कन्वल्सेंट को पहले हम जानते हैं, कन्वल्सेंट, एंटी कन्वल्सेंट वह एजेंट होते हैं जो कि कन्वल्सेंट को रोकने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। तो कन्वल्सेंट क्या होता है, कन्वल्सेंट एक ऐसा सिम्टम्स है जिसमें जो कि एपिलेप्सी में क्रिएट होता है। एपिलेप्सी में कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं या फिर बोलें कन्वल्सेंट में कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इसमें जो पेशेंट होता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसका जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस होने लगता है और बॉडी के मूवमेंट हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं। ये प्रॉब्लम्स हमको देखने के लिए मिलती है यहाँ पर कन्वल्सेंट में। तो इसको रोकने के लिए एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन यूज़ करते हैं और ये मेडिसिन सीएनएस पर इफ़ेक्ट करके इसको रोकने का काम करती हैं। एंटी इमेटिक ड्रग्स वह ड्रग्स होती हैं जो कि इमेटिक्स को रोकने का काम करती हैं। इमेटिक ड्रग्स वह ड्रग्स होती हैं जो कि वोमिटिंग को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं, वोमिटिंग को इंड्यूस और प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर उनको रोकने के लिए, वोमिटिंग को रोकने के लिए हमें जो मेडिसिन यूज़ करनी होंगी वो एंटी इमेटिक ड्रग्स होंगी। तो यहाँ पर सीएनएस पर एक्ट करके वोमिटिंग को भी रोकने का काम किया जा सकता है। एंटी पार्किंसन एजेंट कौन से होते हैं, एंटी पार्किंसन एजेंट या ड्रग वह ड्रग होती हैं जो कि पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ में लाई जाती हैं। अब पार्किंसन डिजीज़ क्या होती है, पार्किंसन डिजीज़ में एक मेन सिम्टम आता है ट्रेमोर। उसमें जो पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट कंपन करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है या फिर उसका जो फंक्शन है वो कम काम करने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें डिसफंक्शनिंग आती है, वो डैमेज होने लगते हैं, कमी आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है, बॉडी में डोपामीन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसका लेवल कम हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम होने की वजह से बॉडी का सेंसेशन प्रॉपर काम नहीं कर पाता है और वहाँ पर हमें ट्रेमोर और कंपन देखने के लिए बॉडी में मिलता है। उसके बाद सीएनएस स्टिमुलेंट की बात कर लें तो सीएनएस स्टिमुलेंट वह मेडिसिन होती हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन को इन्हांस करने के लिए यूज़ में लाई जाती हैं। मसल रिलैक्सेंट की बात कर लें तो मसल रिलैक्सेंट कैटेगरी में वह मेडिसिन आती हैं जो कि हमारी स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करने का काम करती हैं और साथ ही साथ इसमें स्मूथ मसल्स को भी रिलैक्स करने का काम करेंगी, क्योंकि यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया है स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स के साथ साथ स्मूथ मसल्स को भी रिलैक्स करने का काम जो करते हैं वो मसल रिलैक्सेंट कैटेगरी में आती हैं मेडिसिन्स। नारकोटिक अनाल्जेसिक की बात कर लें तो नारकोटिक मतलब नशीली मेडिसिन्स की अगर बात करें जो कि एज ए अनाल्जेसिक और बोलें सेकेंड पेन रिलीफर, हाँ पेन में रिलीफ पहुंचाने का काम करती हैं नारकोटिक मेडिसिन, एज ए अनाल्जेसिक काम करती हैं। अनाल्जेसिक क्या होता है, अनाल्जेसिक वह मेडिसिन की कैटेगरी है या वह मेडिसिन जो कि पेन में रिलीफ पहुंचाने का काम करें, वह अनाल्जेसिक कैटेगरी से बिलोंग करती हैं वो मेडिसिन। तो ये सीएनएस पर एक्ट करके जो सेंसेशन है बॉडी का उसको कम करके हमारा जो पेन हो रखा है बॉडी में उसमें कहीं हद तक ये रिलीफ पहुंचाने का काम करती हैं। नॉन नार्कोटिक मेडिसिन्स वह होती हैं जो कि नशीली नहीं होती हैं बट फिर भी ये अनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करती हैं और पेन में रिलीफ पहुंचाने का काम करती हैं। ये ज़्यादातर मेडिसिन्स नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेशन कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। उसके बाद सेडेटिव की बात कर लें तो ये मेडिसिन सेडेटिव की तरह भी काम करती हैं। तो जो मेडिसिन सेडेटिव की तरह काम करती हैं मीन्स कि उसका इफेक्ट किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा,
जिस मेडिसिन को एज ए सेडेटिव जिस पेशेंट के अंदर प्रोवाइड कराया गया है उसके स्केलेटल मसल्स रिलैक्स करने लगेंगे, उसकी एक्साइटमेंट कम हो जाएगी और बॉडी के मूवमेंट भी कम हो जाएंगे उसके। इस तरीके से ये इफेक्ट देखने के लिए आपको मिलेंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है इन सब हेडिंग्स में या जो भी हम यहाँ पर चीज़ों को लेके चल रहे हैं, अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। आगे अगर बात करें बेलाडोना, अब यहाँ पर हम ड्रग को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बेलाडोना एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हमारे सीएनएस पर इफेक्ट करके डिफरेंट टाइप की थेराप्यूटिक एफिकेसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो हम यहाँ पर बेलाडोना के बहुत सारे सब हेडिंग्स को क्लियर करेंगे, जैसे कि बेलाडोना होता क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बेलाडोना, इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स ऑफ बेलाडोना, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बेलाडोना, फैमिली ऑफ बेलाडोना, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेलाडोना एंड लास्ट थेराप्यूटिक एफिकेसी ऑफ बेलाडोना। तो यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं इसको। बेलाडोना इज ए पेरिनियल हर्वेसियस प्लांट। तो बेलाडोना क्या होता है, पेरिनियल हर्वेसियस प्लांट है। तो पेरिनियल वह प्लांट होता है जो साल में 2 साल में एक बार या उससे ज़्यादा अपनी कैपेसिटी रखता है। हाँ, एज लिमिट की अगर बात करें इसमें, बेलाडोना एक ऐसा प्लांट है जो जिसकी एज लिमिट जो होती है मिनिमम 2 ईयर और मैक्सिमम 2.5 ईयर, 2 या 2 से अधिक साल तक वो सर्वाइव कर जाता है। वह प्लांट को यहाँ पर पेरिनियल हर्बेसियस प्लांट बोला गया है या पेरिनियल प्लांट बोला गया है। अब हर्बेसियस की बात करें तो ये हर्बेसियस प्लांट इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट ऑफ बेलाडोना यूज़ करते हैं हम बेलाडोना का अपर पार्ट, एरियल पार्ट का मतलब होता है अपर पार्ट ऑफ प्लांट का अपर पार्ट, वो होता है हर्वेसियस। जैसे कि उसमें हर्वेसियस प्लांट में क्या होता है, जब हम कलेक्ट करते हैं ना, हर्वेसियस कलेक्ट करते हैं तो उसमें प्लांट की लीफ भी आ जाती है, फ्लावरिंग भी आ जाते हैं, उसके फ्रूट्स भी आ जाते हैं, उसकी स्टेम भी आ जाती है। तो अपर पार्ट ऑफ द प्लांट हुआ हर्वेसियस। पेरिनियल आपको समझ में आया होगा, जो 2 साल में या जिसकी जो एज लिमिट है वो 2 ईयर, मिनिमम 2 ईयर और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। आगे अगर बात कर लें, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डेडली नाइट शेड, तो इसका दूसरा नाम डेडली नाइट शेड के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद अगर बात करें, फॉलिएज और बेरीज कंटेन ट्रोपिन एल्कलॉइड एंड ए वेरी पॉइजनस। तो फॉलीज मतलब लीप्स, इसकी बेलाडोना की जो लीप्स होती हैं या बेरीज होती हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, वो ट्रोपिन नाम के एल्कलॉइड को अपने अंदर रखते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस केमिकल होता है। आगे इसके कॉमन नेम्स की बात कर लें या सिनोनिम्स बोलो तो इसके कॉमन नेम होते हैं पॉइजन ब्लैक चेरी, बेलाडोना लीफ, बेलाडोना फॉलियम एंड डेडली नाइट शेड लीफ। ये इसके कॉमन नेम या सिनोनिम होते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो बेलाडोना इज़ द ड्राइड लीफ एंड फ्लावरिंग टॉप ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। तो इसकी बायोलॉजिकल सोर्स का मतलब होता है बेलाडोना का कौन सा ऐसा पार्ट्स ऑफ प्लांट है जो कि बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी या थेराप्यूटिक एफिकेसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर बेलाडोना का जो बायोलॉजिकल सोर्स है या जो ऐसा पार्ट्स ऑफ प्लांट है जो कि थेराप्यूटिक एफिकेसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो इसकी ड्राइड लीफ एंड फ्लावरिंग टॉप होता है, फ्लावरिंग का ऊपर का हिस्सा और यहाँ पर सूखी हुई लीफ, ड्राइड लीफ को हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका बॉटनिकल नेम की अगर बात करें तो यहाँ पर क्लियर दिया है, इसका बॉटनिकल नेम होता है एट्रोपा बेलाडोना। आगे अगर बात कर लें, इट शुड कंटेन 0.30% और मोर टोटल एल्केलॉइड कैलकुलेटेड बाय हायोसायामीन। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसके अंदर 0.30% या उससे अधिक टोटल एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, जो कि अगर कंपेयर करें हायोसायामीन या हायोसाइमस प्लांट, जो कि एक तरीके का ब्रेन पर या सीएनएस पर एक्ट करने वाला या नर्वस सिस्टम पर एक्ट करने वाला ही प्लांट था। इससे पहले हमने उसकी स्टडी की थी हायोसायामीन या हायोसाइमस प्लांट की। तो उसके कंपेयर इसमें ज़्यादा एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें समथिंग 0.05% एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते थे और इसमें 0.30% एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। आपको क्लियर हुआ होगा ये पेज? अगर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अब थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसकी अगर हम बात करें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा
वो कौन कौन से केमिकल इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। यहाँ बता रहा है अराउंड 0.3-0.60% इसके अंदर एल्किलॉइड देखने के लिए मिलेंगे अगर एक्सट्रैक्ट हम इससे करें तो। एट्रोपा, बेलाडोना या फिर बेलाडोना से अगर हम एक्सट्रैक्ट करें ओवरऑल जो एरियल पार्ट है या हर्वेसियस जो पार्ट है, अगर उससे हम निकालने की कोशिश करें एल्किलॉइड्स को, तो यहाँ पर 0.3-0.60% हमें एल्किलॉइड देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद इन विच हायोसाइमिन इज़ द मेन कंपोनेंट, इसमें जो हायोसाइमिन होता है ना वो भी एक एल्कलॉइड कैटेगरी का ही कंपाउंड है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें यहाँ पर हायोसाइमिन देखने के लिए मिलेगा बेलाडोना लीफ से या बेलाडोना फ्लावरिंग टॉप से। उसके बाद कुछ वोलेटाइल वेसिस भी होते हैं, कुछ वोलेटाइल केमिकल्स भी होते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर ये भी जान लेते हैं वोलेटाइल केमिकल्स किस तरीके के केमिकल्स होते हैं। वोलेटाइल वह केमिकल्स होते हैं जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो जाते हैं, वह वोलेटाइल बेसिस और वोलेटाइल केमिकल्स होते हैं। अब वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, पायरिडीन प्रेजेंट होता है एंड एन मिथाइल पायरोलिडीन प्रेजेंट होता है एज ए वोलेटाइल बेसिस के रूप में, और ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इफ़ दीज आर नॉट रिमूव ड्यूरिंग एसे ऑफ ड्रग बाय हीटिंग, अगर इसको गर्म भी करते हैं हम ड्यूरिंग ऐसे या एनालिसिस करने के लिए या किसी चीज़ को चेक करने के लिए अगर इसको हम गर्म कर रहे हैं तो भी ये वहाँ से रिमूव आउट नहीं होते हैं। वोलेटाइल की ऑयल की बात करें तो भी ये रिमूव आउट वहाँ से नहीं होंगे इस प्रोसेस के तहत भी। आगे अगर बात कर लें तो लीफ ऑफ बेलाडोना ऑल्सो हैव स्कोपोलिटिन एंड कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, तो यहाँ पर ये दो अदर केमिकल्स भी इसकी लीफ रखने का काम करती है। उसके बाद अगर आगे बात करें अबाउट 0.28-0.32% ऑफ टोटल एल्कलॉइड इन प्रेजेंट इन फाइनली पाउडर ड्रग ऑफ प्रिपेयर्ड बेलाडोना हर्ब। तो ओवरऑल बेलाडोना जो हर्ब होती है जिसमें स्टेम, लीफ, फ्लावरिंग, बेरीज, फ्रूट, ये सारे के सारे जो पार्ट्स ऑफ प्लांट आ रहे हैं, अगर इनकी बात करें, इनके पाउडर की बात करें, इनका पाउडर बना के अगर उसमें देखा जाए कि कितना परसेंट इसमें एल्कलॉइड प्रेजेंट है, फाइनली जो पाउडर है उसमें अगर एल्कलॉइड प्रेजेंस की बात करें तो उसमें 0.28 to 0.32% तक एल्कलॉइड देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये तो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात रही। आगे अगर हम बात करेंगे इसके, तो आगे इसमें बताया गया है इसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी कौन सी होगी। तो इसकी जो थेराप्यूटिक एफिकेसी है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है, ये सेकंड पॉइंट पढ़ने की कोशिश करेंगे, हमने वही पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए हैं जो कि आसानी से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो पहला जो पॉइंट है वो है, यहाँ पर बता रहा है इन केस ऑफ पॉइजनिंग ऑफ ओपियम एंड क्लोरल हाइड्रेट बेलाडोना इज़ यूज एज ए एंटीडोट। इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने एज ए पॉइजन ओपियम और क्लोरल हाइड्रेट को एडमिनिस्ट्रेट कर लिया है ह्यूमन बॉडी के अंदर या उसको खा लिया है, तो उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पर बेलाडोना का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेलाडोना एज ए एंटीडोट यूज़ होती है ओपियम और क्लोरल हाइड्रेट के केस में या पॉइजन के केस में। जब वो अमाउंट हमने ज़्यादा ले लिया है, वैसे तो ओपियम भी एक अपनी पर्टिकुलर थेराप्यूटिक एफिकेसी शो करता है, बट अगर उसका अमाउंट अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो वो फिर वो पॉइजनस केस में चला जाता है और उसको ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पर एज ए एंटीडोट बेलाडोना का यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से बेलाडोना यहाँ पर ओपियम पॉइजन को ट्रीट करने का काम करता है, तो यहाँ पर एंटीडोट का मतलब है कि काउंटरैक्ट करता है पॉइजन। एंटीडोट वह मेडिसिन या बेलाडोना एज ए एंटीडोट जो यूज़ हो रहा है वो काउंटरैक्ट कर रहा है पॉइजन को काउंटरैक्ट करते हुए किस तरीके से काम कर रहा है, एक जो मैकेनिज्म है वो तो ये है कि वो ओपियम के साथ में क्या करेगा, ओपियम के साथ में बाउंड होके उसको एब्जॉर्ब ही नहीं होने देगा। जब ब्लड में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा ओपियम, तो फिर वहाँ से उसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी या हार्मफुल इफेक्ट या पॉइजनस इफेक्ट निकल के नहीं आएगा। दूसरा ये कि जितना ओपियम अगर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब भी हो चुका है उसको किस तरीके से रोकने का काम करेगा बेलाडोना, तो हर एक मॉलिक्यूल या केमिकल जब भी अपना रेस्पॉन्स शो करता है जब वो अपने पर्टिकुलर बॉडी के रिसेप्टर पर जाके बाउंड हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो बेलाडोना है एज ए एंटीडोट काम करेगा और वहाँ पर वो जो ओपियम अपने रिसेप्टर से बाउंड होने जा रहा था उससे पहले ये एज ए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट वहाँ जाके बाउंड हो जाएगा, और खुद बाउंड जब हो जाएगा तो फिर ओपियम वहाँ बाउंड नहीं हो पाएगा और बेलाडोना की एक्टिविटी वहाँ पर कुछ रहेगी नहीं एज ए एंटागोनिस्ट और ओपियम को बाउंड होने नहीं देगा। तो इस तरीके से ये एंटीडोट की तरह काम करेगा।
अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सेकंड यहाँ पर पॉइंट की बात कर लें तो इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ स्वेट, गैस्ट्रिक जूस एंड सलाइवा। ये तो सिंपल है कि ये बेलाडोना है वो डिक्रीज करता है सिक्रेशन ऑफ स्वेट, जो स्वेट आ रखा है हमें उसका जो स्वेट का सिक्रेशन है उसको कम करने का काम, गैस्ट्रिक जूस को कम करने का काम और सलाइवा को भी कम करने का काम करता है। और ये गैस्ट्रिक जूस और सलाइवा ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन के लिए, हाँ, और एज ए एपिटाइट के लिए, हाँ, भूख को बढ़ाने के लिए, और इनको ये डिक्रीज़ कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक साइड इफेक्ट वहाँ देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद यूज़ इन ब्रीथिंग एबनॉर्मेलिटीज़ इन इन्फेंट। तो जो ब्रीथिंग एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं इन्फेंट के अंदर, सांस लेने में अगर एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसको? इन्फेंट को। इन्फेंट कौन होते हैं? इन्फेंट 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक के जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको इन्फेंट कैटेगरी में रखा गया है। तो 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक के बच्चों में अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रही है, एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही है, तो बेलाडोना का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बता रहा है इट इज़ यूज फॉर रिड्यूसिंग स्वेट एंड अदर सिक्रेशन। तो स्वेट को रिड्यूस करने का काम करता है और बॉडी में जो सिक्रेशन हो रहे हैं, अदर जो सिक्रेशन हो रहे हैं, उनको भी कम करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट टॉन्सिलाइटिस, मेनिंजाइटिस, स्क्रिलेट फीवर, वूपिंग कफ एंड एपिलेप्सी में भी बेलाडोना का यूज़ होता है। अब इनको 1 बाय 1 क्लियर करें कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। इसमें इन्फ्लामेशन आने लगता है हमारे टॉन्सिल्स पर, तो उसको ट्रीट करने के लिए बेलाडोना यूज़ कर सकते हैं। मेनिंजाइटिस मतलब होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर अगर इन्फ्लामेशन आ रहा है तो वो होता है मेनिंजाइटिस। ब्रेन पर इन्फ्लामेशन आना या स्पाइनल कॉर्ड पर इन्फ्लामेशन आना, ओवरऑल CNS के जो न्यूरॉन्स हैं या जो पार्ट है उस पर इन्फ्लामेशन आना मतलब मेनिंजाइटिस, उसको भी ट्रीट करने के लिए बेलाडोना यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कारलेट फीवर जो होता है, स्कारलेट फीवर की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो ये ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है 5 to 15 एज के चिल्ड्रंस में, 5 से 15 साल के बच्चों में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसमें बैक्टीरियल इलनेस आती है और हमारा जो थ्रोट होता है उसमें इन्फ्लामेशन आने लगता है, इरिटेशन कॉज होने लगती है, उसमें खराश आने लगती है और साथ के साथ फीवर भी रहता है पर्टिकुलर पर्सन को। आगे वूपिंग कफ की बात कर लें तो इसको अगर दूसरे नेम से बात करें तो वूपिंग कफ को हिंदी में काली खांसी बोला गया है और इसको पर्ट्यूसिस नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये इसमें कफ कॉज होती है, खांसी कॉज होती है और खांसते समय एक पर्टिकुलर नॉइस भी आती है, उसको वूपिंग कफ बोलते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए भी बेलाडोना का यूज़ कर सकते हैं। एपिलेप्सी को भी ट्रीट करने के लिए बेलाडोना का यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि पहले भी बताया है, एपिलेप्सी में कन्वल्सेंट नाम का एक सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है जिसमें बॉडी हाइपर एक्टिव हो जाती है, बॉडी के जो मूवमेंट हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो भी लॉस होने लगती है एपिलेप्सी के केस में। तो इसको भी ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पर बेलाडोना का यूज़ कर सकते हैं। आगे अगर इसके यूज़ की बात कर लें तो इट इज़ यूज एज ए अनाल्जेसिक इन पेन ड्यू टू किडनी स्टोन और सोर थ्रोट। तो यहाँ पर गले में खराश होना या गले में दर्द होना या किडनी स्टोन जब रहती है तो काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन होता है। तो इस तरीके के पेन अगर देखने के लिए मिल रहे हैं, गले में पेन देखने के लिए मिल रहा है या किडनी स्टोन की वजह से जो पेन देखने के लिए मिल रहा है, उसमें हम बेलाडोना का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एज ए अनाल्जेसिक एक्टिविटी रखता है अपने पास। उसके बाद में नेक्स्ट यूज़ की अगर बात कर लें तो इट इज़ यूज़फुल इन लिवर एंड गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर। तो इसको हम लिवर से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, जो डिजीज़ हैं, उनमें यूज़ कर सकते हैं और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। आगे अगर इसकी यूज़ की बात करें तो पाउडर्ड प्रिपरेशन आर यूज टू ट्रीट अस्थमा। इसकी जो पाउडर प्रिपरेशंस आती है, पाउडर के फॉर्म में जो डोजेस फॉर्म आती है, उसको हम अस्थमा को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ में लेके आ सकते हैं। आगे अगर बात करें तो इट कैन यूज़ एज ए हेडेक रिलेटेड टू माइग्रेन। हाँ, माइग्रेन जो होता है, माइग्रेन में जो 1 साइडेड हेडेक रहता है, हमें सिर में जो दर्द रहता है 1 साइडेड माइग्रेन में, उसके लिए भी हम यहाँ पर बेलाडोना का यूज़ कर सकते हैं।
आगे अगर हम बात करें तो इट कैन रिड्यूस स्पाज्म इन स्मूथ मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसकी जो स्मूथ मसल्स हैं, बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरऑल जो मेडअप है वो स्मूथ मसल से ही बना हुआ है, स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, तो उसमें अगर स्पाज्म आ रहे हैं, ऐंठन आ रही है, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पर हम बेलाडोना का यूज़ कर सकते हैं। बट कॉजेज ट्रिमर और स्टिफनेस इन अदर मसल्स। बट ये यहाँ पर ये बता रहा है स्मूथ मसल्स में तो, डाइजेस्टिव की स्मूथ मसल्स में तो ये स्पाज्म को कम करेगा, बट अदर मसल्स होती हैं उनमें ट्रिमर और स्टिफनेस, उनमें कठोरता लेके आ सकता है, उनको टाइट कर सकता है, स्टिफ कर सकता है अदर मसल्स को। तो ये एक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कॉज कर सकता है। उसके बाद में इसका जो लास्ट यूज़ है वो एट्रोपिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बेलाडोना। बेलाडोना से एट्रोपिन का एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर ये बता रहा है इट इज़ यूज डायलेट प्यूपल्स। तो इसको हम प्यूपल आइज़ को डायलेट करने के लिए भी यूज़ में लेके आ सकते हैं। तो इस टॉपिक के जरिए आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की कि बेलाडोना पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं भी हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। उसका रिप्लाई आपको जल्दी ही मिल जाएगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुँच सके।